दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा परमेय संख्याएं। तो देखिए, परमेय संख्याएं चैप्टर है जो 6 से लेकर के 10 तक सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, परमेय संख्याएं जानने से पहले हमें संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम इन सभी परिभाषाओं को एग्जाम्पल सहित आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संख्या किसे कहते हैं या संख्यांक किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि जैसे हम कहें 5, तो 5 क्या है? संख्या है। लेकिन जब 5 को हम यानी कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से 5 को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस तरीके से 5 को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? संख्या, अंक हो जाएगा। और ऐसे जैसे मौखिक हम किसी चीज को या किन्हीं वस्तुओं को गिनेंगे 5, तो वो क्या हो जाएंगी? वो संख्याएं हो जाएंगी। और जिन संकेतों द्वारा लिखा जाता है, यानी कि जैसे हम 5 इस तरीके से लिखे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको संख्यांक बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, यहाँ पर जो है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, और ये 1 से शुरू हो करके और ये अनंत तक होती हैं, डॉट डॉट करके फिर जो है अनंत तक इनको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। और इसको n के द्वारा ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, तो इसीलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसीलिए इसको जो है n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं। और एक खास बात आप लोगों को और याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत जीरो नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर जीरो लिखा भी नहीं गया है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत जीरो नहीं आता है। यानी कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है प्राकृतिक संख्या, जैसे 5 ले लीजिए, तो 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 जो है वो 5 का क्या कहलाएगा? परवर्ती संख्या। यानी 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो यहाँ पर पॉइंट पहला क्या है कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। परवर्ती भी कह सकते हैं और कहीं कहीं पर उत्तरवर्ती भी लिखा मिलता है, तो इसमें आप लोग भ्रमित न होना, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि किसी संख्या में 1 घटाने पर, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है और 1 घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 1 जोड़ने पर उसको क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं। वैसे ही किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। फिर तीसरा नंबर है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
यहाँ पर हम आप लोगों को देखिए बता भी चुके हैं कि एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है और अनंत में कोई संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर के और अनंत तक जाती हैं। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। देखिए जितने भी पॉइंट बता रहे हैं तो इसमें से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखना। देखिए फिर अगला पॉइंट है कि किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या तथा बाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखी जाती है या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसके देखिए बाईं ओर, यहाँ पर देखिए बाईं ओर क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी और दाईं ओर इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी। यानी जो 5 है, 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 6 होगी और 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको दो नाम से भी जानते हैं, उत्तरवर्ती और परवर्ती। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 हो जाएगी और 5 की उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जैसे कहा जाए कि कोई संख्या दे दी जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दी जाए और कहा जाए इसकी अगली प्राकृतिक संख्या बताइए, तो अगली प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि उसमें एक जोड़ दीजिए और अगली प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु देखिए, ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जो भी संख्या हम लेते हैं उसकी अगली जो भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि एक से लेकर के अनंत तक चाहे जो संख्या लेंगे और उसकी भी आगे की संख्या लेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या ही होगी। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये पॉइंट हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। यानी कि जब हम बता चुके हैं कि ये जो है अनंत तक जाती हैं संख्याएं, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी, और जो है उसको हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है, संख्या रेखा इस तरीके से रेखा पर अंकित करते हैं। मान लीजिए यहाँ से 1 शुरू हुआ, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए संख्या रेखा पर अंकित किए। तो जो है मान लीजिए ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसके बाईं ओर प्राकृतिक संख्या जो होगी वो छोटी होगी और जो इसके दाईं ओर प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो वही इस पॉइंट में बताया गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, जैसे तो दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी है और बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी है। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती मीन्स पहले की। तो यहाँ पर देखिए जब एक से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही होती है तो यहाँ पर एक से पहले की कोई या पूर्व की कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। जैसे कहा जाए कि एक की
पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 के पहले यानी कि 1 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 सबसे छोटी जो है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 से पहले की प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, और बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या ना ज्ञात की जा सके, यही इस पॉइंट में कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं उसकी। फिर आप बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह क्या हो जाती हैं, तो जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पुनः परिभाषा देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और इसे जो है W से प्रदर्शित करते हैं। W से क्यों प्रदर्शित करते हैं, देखिए क्योंकि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और होल का जो है देखिए होल का मतलब होता है संपूर्ण, तो यहाँ पर होल जो लिखा जाता है वो W से लिखा जाता है, और इसीलिए जो है इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। देखिए अनंत तक जो नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी जो है अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये 1 से शुरुआत होती हैं, और इसमें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि ये 1 से ये 0 से शुरुआत होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। तो इस तरीके से इसको भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें जरा सा अंतर है, और वही अंतर केवल आप लोगों को समझ लेना है, और परिभाषा ऑटोमेटिक आप लोगों को याद रहेगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या बनेगी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह क्या हो जाती हैं, वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसको जो है लिख देंगे कि इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके से जो है इसको मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। देखिए अब पूर्ण संख्याओं के बारे में भी कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है। और एक पॉइंट है कि जो प्राकृतिक संख्याएं जो ये देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए ये पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये भी 1 से शुरुआत होती हैं, और ये भी देखिए यहाँ पर 1 से जो है अनंत तक ये भी जाती हैं। तो यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये पॉइंट असत्य होगा। सत्य असत्य में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, और 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन इसके विपरीत सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखना। और देखिए एक विशेष पॉइंट ये भी याद रखना कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो पॉइंट में ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हम आप लोगों को परिभाषा बता रहे हैं पूर्णांक की, बहुत ही ध्यान से सुनना। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक शब्द क्यों नहीं आया, तो देखिए
सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हुआ, जीरो से लेकर के अनंत तक जो है वो सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। इसमें देखिए जीरो भी शामिल है और सभी धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि इसमें ऋणात्मक पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जीरो से लेकर के अनंत तक सभी जो है धनात्मक संख्याएं हो गई, और उसके बाद फिर जो है ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो भी पूर्णांक में शामिल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। और शून्य को देख लीजिए, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है और ना तो ऋण पूर्णांक होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ता है। देखिए माइनस वाले जो पूर्णांक होते हैं उनके और जो प्लस वाले पूर्णांक होते हैं उनके बीच में जीरो होता है। तो जीरो ना तो प्लस में काउंट होता है और ना तो माइनस में काउंट होता है। तो इसको जो है ना तो धन पूर्णांक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना और याद रखना कि जो शून्य होता है वो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो देखिए जो सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब देख लीजिए पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए लिखने में देखा जाए तो एकदम थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं और यहाँ पर देखिए पूर्णांक है, थोड़ा सा अंतर है। और कुछ लोग जो अंतर नहीं समझ पाते हैं तो दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से लेकर के अनंत तक होती हैं, लेकिन जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं और जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं और इसको जो है आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर्स, तो इसीलिए इसको जो है इंटीगर्स के पहले जो है वर्ण से आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो देखिए आई से इसको प्रदर्शित करेंगे और जो है इसके अंतर्गत देखिए सभी जो है माइनस वाले पूर्णांक लिख लेंगे। माइनस का 3 है, जैसे माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, फिर 1 के बाद फिर देखिए जीरो आएगा और फिर जीरो के बाद फिर देखिए कामा लगा लीजिए सब में, और जो है जीरो के बाद फिर देखिए 1 आएगा प्लस का, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से डॉट डॉट, यानी कि दोनों तरफ अनंत तक। यानी कि यहाँ पर माइनस की तरफ भी अनंत तक दिखाएंगे और जो है प्लस की तरफ भी अनंत तक दिखाएंगे, क्योंकि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो भी और जो जो माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती है, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए कि जीरो से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और पूर्णांक जो होता है पूर्णांक में प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या सभी शामिल की जाती हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला करके क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये अंतर आप लोग जरूर समझ लेना। उसके बाद फिर देखिए धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कौन से होते हैं, तो देखिए इसको जो है धन पूर्णांक को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए धन पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से शुरू होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, आई प्लस बराबर, यानी कि इंटीगर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो ये सब क्या हैं, ये धन पूर्णांक हैं। यानी कि इसको आई प्लस से जो है प्रदर्शित करेंगे और इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। और फिर ऋण पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, जो है आई माइनस से, यानी कि आई लिख करके और ऊपर माइनस लगा देंगे, तो इसको आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी कि जैसे माइनस का 1 है और माइनस का 2 है और माइनस का
3 है और फिर डॉट 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 करके इस तरीके से दर्शा देंगे। तो देखिए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो। तो ये सभी जो है धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं और ऋण पूर्णांक के अंतर्गत जो है सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, यानी कि -1, -2, -3 ये भी अनंत तक होती हैं। यानी कि माइनस की तरफ भी जाओगे तब भी आपको अनंत तक संख्याएं मिलेंगी और प्लस की तरफ जाओगे तब भी आपको अनंत तक संख्याएं मिलेंगी। और आप लोगों को एक विशेष पॉइंट ऊपर बता चुके हैं, एक बार फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है और ना तो ऋण पूर्णांक होता है। शून्य जो होता है वो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना तो ऋण पूर्णांक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अब बात करते हैं कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए परमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पर Q बराबर 0 जो है नहीं होना चाहिए। यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं आप लोगों को बता दें कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और उन विशेषताओं के बारे में हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। तो देखिए पहली विशेषता है इसकी कि दो परमेय संख्याओं के बीच असंख्य परमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। यानी कि कोई भी दो परमेय संख्याएं हैं तो उसके बीच में अनंत जो है परमेय संख्याएं हो सकती हैं और इनकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि आप दो परमेय संख्याओं के बीच में कोई लिमिट नहीं इसके कि कितनी जो है परमेय संख्याएं होंगी, यानी कि असंख्य परमेय संख्याएं उसके बीच में हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए 2/3 एक परमेय संख्या दी हुई है और एक दी हुई है 3/4 और इसके बीच की जो है परमेय संख्या निकालना है। जैसे तो इसके बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जैसे ये एक परमेय संख्या दी हुई और ये परमेय संख्या दी हुई है, तो इसके बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और जोड़ करके इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देखिए अगर किसी संख्या के ऐसे सिंपली समझ लीजिए, किसी संख्या की अगर हमको बीच की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। परमेय संख्याओं में भी कोई भी दो परमेय संख्याएं दी हुई हैं और उसके बीच की संख्या अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और जो है 2 से उसको भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है इसके बीच की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 हो गया और उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि हम एलसीएम ले लेंगे और फिर 3 त्रिका 9 हो गया और बटे 4 3 12, यानी कि 12 एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया और यहाँ पर 12 दूना 24 हो गया, यानी कि 2/3 और 3/4 के बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 17/24 हो जाएगी। अब यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि पहली जो परमेय संख्या है वो क्या होगा, हो जाएगी 2/3 हो जाएगी और उसके बाद इसके बीच की क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो बीच की निकाले तो इसको बीच में दर्शाएंगे तो 17/24 हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर देखिए लास्ट वाली क्या थी, 3/4। तो देखिए इसके और इसके बीच की संख्या 17/24 हो गई। अब देखिए इसके बीच की संख्या अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इसके बीच की संख्या निकल आएगी। फिर अगर हम इसके और इसके बीच की संख्या निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे और फिर जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इसके बीच की संख्या निकल आएगी। फिर अगर इसके और इसके यानी कि जो यहाँ पर निकल करके आएगी
बीच में उसको और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो फिर इसके बीच की संख्या निकलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बीच की संख्या मान लीजिए आप निकालेंगे तो इसके और यानी कि इसको और इसको अगर जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे तो इसके बीच की संख्या निकलेगी। कुल मिलाकर के जितनी भी संख्याएं अब निकल रही हैं वो दी हुई संख्याएं यानी कि 2/3 और 3/4 के बीच की ही हैं, यानी कि इसके और इसके बीच की ही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से जोड़ जोड़ करके और 2 से भाग करके बीच की संख्याएं हम निकालते रहेंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी कहा जाए उतनी परमेय संख्याएं जो है बीच की निकाली जा सकती हैं। इसलिए जब भी बीच की परमेय संख्याएं निकालने के लिए दिया जाएगा तो उसकी लिमिट जरूर दी जाएगी कि बीच की 2 जो है संख्याएं निकालना है, कि बीच की 3 परमेय संख्याएं निकालना है, कि 5 निकालना है। क्योंकि अगर लिमिट नहीं दी होगी तो हम ऐसे फिर कितनी निकालेंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई 2 परमेय संख्याएं हैं और उनको अगर हम जोड़ेंगे तो जो अगली संख्या प्राप्त होगी वो जो है परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये विशेष इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई 1/2 ये भी परमेय संख्या है और यहाँ पर मान लीजिए 3/2 ले लिए और इसको अगर हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो जो नेक्स्ट हमारी संख्या प्राप्त होगी जोड़ करके तो वो भी एक परमेय संख्या ही होगी। यानी कि यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हर बराबर है तो यहाँ पर इसको 2 लिख लेंगे, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये परमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए कुछ जो है स्टूडेंट्स में ये भी भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर देखिए P/Q यानी कि बटे के रूप में दिया होता है तब ही वो परमेय संख्या होती है और ये 2 परमेय संख्या नहीं होगी। तो हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो ये भी परमेय संख्या ही मानी जाती है। यानी कि कोई भी पूरी पूरी अगर संख्या होती है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या पूरी पूरी आती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं ही होती हैं। क्योंकि उसके बटे में जो है 1 लिखा जा सकता है। और जो है परमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं, जो है पूरी पूरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए √3 ले लिया गया और या √2 ले लिया गया, तो मान लीजिए इसका रूट नहीं निकल रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और जैसे √4 ले लिया गया तो यहाँ पर देखिए √4 जो है यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर √3 ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा। और देखिए अपरिमेय के अंतर्गत जो है पाई भी आता है और ये जो है अक्सर पूछा जाता है कि पाई क्या है, परमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग विशेष रूप से समझ लेना। तो यहाँ पर जो इस तरीके से पूरी पूरी संख्याएं आए वो सभी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। और जो रूट में दी हुई होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो। अब ये नहीं कि जो है √16 दे दिया गया तो √16 का जो है वर्गमूल निकल आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये एक परमेय संख्या है। √9 क्या है, √9 भी एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 निकल आएगा। लेकिन √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। यानी कि कोई संख्या मान लीजिए है और जैसे मान लीजिए 3 ले लिए, 3 एक परमेय संख्या है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो 3 एक परमेय संख्या है और इसका अगर योग कर दिया जाए किसी अपरिमेय संख्या से, ऊपर देखिए हम बता चुके हैं 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लीजिए 5 को इसके साथ में लिख लिया गया, तो ये 3 और 5 का जो योग है यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है ये क्या कहलाएगा, तो ये अपरिमेय कहलाएगा। ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ये विशेष रूप से याद रखना है। यानी कि
परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि मान लीजिए इसी को समझ लीजिए, जैसे इस तरीके से लिख लिया गया 3 × 5 √5 सॉरी, तो यहाँ पर 3 × 5 तो ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ में भी रूट है, यानी कि इसको जो है इससे 3 से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, या इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये भी जो है क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, और ये भी जो इनका योग है परिमेय और अपरिमेय का, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अपरिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय होता है, अर्थात इनको किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 1/2 है और प्लस 3/2 है, तो इसको क्रम विनिमय नियम यानी कि इसको जो है इसको पहले रख करके और इसको बाद में रख करके भी इस तरीके से जोड़ा जा सकता है, और ये दोनों का मान जो है यानी कि इन दोनों का योग जो है वो समान ही आएगा। यानी कि इनका जो क्रम विनिमय नियम है वो जो है पलट करके भी रख करके जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि जोड़ का साहचर्य नियम। तो देखिए परिमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार के समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए समूह का मतलब मान लीजिए कई संख्याएं हों तो उनको समूह बना करके भी जोड़ा जा सकता है। जैसे 1/2 है, प्लस 3/5 है और प्लस 2/3 है। इस तरीके से मान लीजिए संख्याएं दी हुई हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर पहले जो है इनको जो है इसको पहले जोड़ लेते हैं और इसको बाद में, यानी कि जैसे 1/2 प्लस 3/5 यानी कि इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, और प्लस 2/3 यानी कि इनको जोड़ करके तब इसको जोड़ते हैं, और जो है उसके बाद फिर जो है इसको अलग कर लेते हैं और इनको साथ में कर लेते हैं 3/5 और प्लस 2/3, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों का योग इसका और इसका योग जो है वो बराबर ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो साहचर्य नियम है वो भी जो है यानी कि इनको समूह बना करके जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है, अर्थात 0 को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जो 0 है वो क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य जो है वो एक तत्समक अवयव है। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आती है। तो जो है परिमेय संख्याओं में भी यही है कि किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर जो है वही परिमेय संख्या आती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 जो है वो क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए एक तत्समक अवयव है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दो परस्पर विपरीत परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। दो परस्पर विपरीत संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 1/2 है और प्लस का 1/2 है। अब इसको मान लीजिए जोड़ा जाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से, एक प्लस में है एक माइनस में, देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो ये देखिए ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो देखिए दो परस्पर विपरीत परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं या घट जाते हैं, तो उनका जो योगफल होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी कि क्रम विनिमय नियम भी इसमें लागू होता है। जैसे ऊपर जो है अभी साहचर्य नियम आप लोगों को बताए हैं और योग का क्रम विनिमय नियम बताए हैं, उसी प्रकार से जो है गुणा का क्रम विनिमय भी इसमें लागू होता है। यानी कि 1/2 गुणे 1/3 जैसे है, तो यहाँ पर इसका अगर क्रम बदल दें 1/3 कर दें, गुणे 1/2 कर दें, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि दोनों का मान या दोनों का गुणनफल बराबर ही आएगा। तो गुणा का जो क्रम विनिमय नियम है वो भी इसमें जो है लागू होता है। तो देखिए इस प्रकार से
परिमेय संख्याओं की जितनी भी विशेषताएं थी वो भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।